बाकी पेशेंट्स से कवर भी हो जाए ना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं सोच के जाना कि पहली पहली दफा है और फर्स्ट टाइम है तो पास हो जाएंगे, पास होने के चांसेस ज्यादा है। सीपीएसपी का पास होने का क्राइटेरिया नहीं बदला जा सकता। वो पास सिर्फ जेन्युइन लोगों को करेंगे, चाहे पूरा का पूरा बैच फेल हो जाए। मतलब यू नो दैट कई एक आधा दिन ऐसा आ जाता होता है कई दफा एग्जाम में, जब सिर्फ एक या दो लोग पास होते होते हैं सारे लोगों में से। तो ये नहीं होता, जो जेन्युइन पास होते हैं वही उन्हें ही पास करते हैं। कि ऑब्वियसली उन्होंने कोई खतरनाक लोग तो नहीं ना निकालने आगे अपने उसके लिए, पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये जरूर है कि अब थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी के टॉपिक्स बढ़ गए, आपको थियोरेटिकली कुछ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन स्टे विद इन योर ओन करिकुलम, योर ओन सर्कमस्टांसेस, योर ओन ट्रेनिंग। उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जब अगर बाहर जाएंगे तो आप अपने करिकुलम रिलेटेड टॉपिक्स मिस कर जाएंगे। बार बार यही बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 स्टेशन हैं या 12 स्टेशन हैं, 50% स्टेशन शॉर्ट टॉक स्टेशन होंगे जो कि हम पहले से होते आ रहे हैं, और 50% होंगे शॉर्ट केसेस वाले, यानी कि एक्सटेंडेड टॉक्स जिसको कहा जाता है। तो उसमें एक आधा स्टेशन जरूर, उसमें ज्यादातर लोगों का मार खाने का होता है कि एक स्टेशन ऐसा हो, बाकी स्टेशन ऐसे हो कि अगर एक में आप फेल भी हो रहे हो तो बाकी सबसे कवर हो जाए। ये भी एक पॉजिटिव बात है इस एग्जाम की, कि आपका ये नहीं होगा कि जैसे लॉन्ग केसेस में तो होता है कि एक केस फेल हो गया तो पूरा एग्जाम फेल हो गया। इसके अंदर आपको कवर हो सकता है। तो आप उस हिसाब से जरूर सोच सकते हो कि अगर एक स्टेशन बुरा हुआ है तो हिम्मत नहीं हारनी, अगले ऐसे सारे कवर कर लें कि वो स्टेशन भी कवर हो जाएगा। ठीक है। सो ये दो तीन चीजें डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस टाइप ऑफ एग्जाम जो कि पहले होता था। बट नेवर एवर थिंक के क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, या मे बी सीपीएसपी को अपना भी नहीं आइडिया कि क्या करना है, जो कि अब तक हो गया होगा कि कोई आम लोग तो नहीं थे एग्जाम बनाते, या फिर वो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो नहीं, उनका तो एग्जाम आई एम श्योर स्टैंडर्ड तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेंटेन। वो तो विद एवरी अदर एग्जाम हर कोई सीख भी रहा होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट सारी दुनिया में ही हो रहा होता है कि विद एवरी अदर एग्जाम आप उसमें चेंजेस ला रहे होते हो, उसे इम्प्रूव कर रहे होते हो। बट पासिंग क्राइटेरिया ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये सोचो कि ज्यादा, आप तैयारी आपने ऐसी ही करनी है यही सोच के कि हर स्टेशन में आपने 8 या 9 आउट 10 आउट ऑफ 10 तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 8 या 8 आउट ऑफ 10 तो एटलीस्ट लो, ताकि अगर किसी स्टेशन में 6 से कम भी आ गए हैं तो, क्योंकि 6 ही पासिंग मार्क्स होंगे 10 में से, तो अगर किसी स्टेशन में 6 से कम भी आ गए हैं तो कवर हो जाए। ठीक है ना। तो हर स्टेशन में परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए। इसी वजह से आप, आई एम श्योर, देखो टॉक्स के जो शॉर्ट, ये जो ऑडिट तो चलो अच्छा हो गया, कवर हो गया, रिसर्च, ये वो नो डाउट स्टेशन हैं कि जो एक आधा बुरा स्टेशन आने वाला होता है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाता है। तो यस इट्स बेटर कि एटलीस्ट उसकी इंट्रोडक्शन ले लो, उसकी नो हाउ कर जाओ, उसका पढ़ जाओ, और वो भी बुरा ना हो, या क्या पता कोई अजीब सी कोई काउंसलिंग आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए, तो या खुदा ना खासा कोई लक के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाकी स्टेशन से कवर हो जाए। लेकिन ये जरूर है कि टोक स्टेशन इतने अच्छे तैयार कर ले, जो कि पहले भी टोक्स आया करते थे जिसमें सर्जिकल स्किल भी है, एक आधा जरूर आएगा, काउंसलिंग है, एचआरटी है, ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइनी है। ठीक है, पार्ट 2 में तो ये टॉपिक्स कवर होने ही होने, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो इसमें फुल मार्क्स हैं, बिकॉज यू नो ये आना ही है, तो इसमें आना चाहिए। उधर से जो बाकी के 5 स्टेशन या 6 स्टेशन रह गए, उसमें डेफिनेटली अब आपको आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच तो देखनी है ना उन्होंने। तो उसमें फाइब्रोइड, एनीमिया, इनफर्टिलिटी और ओवेरियन मास में भी मतलब इस तरह के आएंगे। एक स्टेशन हो सकता है एक्सटेंडेड टॉक्स का, और एक जो नॉर्मल टॉक्स पहले वाले होते थे उसमें एक एक स्टेशन ऐसा आ सकता है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो। तो वो कवर करने के लिए आप, ऐसा ना हो कि उसी की टेंशन में बाकी चीजें खराब करें। बाकी स्टेशंस तो ऐसे होने चाहिए कि फुल मार्क्स वाला काम हो। और अगर आप 10 मिनट्स हिसाब लगा के कराओ, जिस तरह मुझे कई लोगों ने प्रेजेंट भी किया, आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन 10 मिनट्स इफ यू एग्जैक्टली नो टू द पॉइंट अबाउट दैट टॉपिक एंड अबाउट द पेशेंट। अगर आपको कोई गिवन सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट पीआईएच और डायबिटीज या एनीथिंग, एंड यू हैव प्रैक्टिस दैट मच कि आपको एग्जैक्टली पता है कि पीआईएच की हिस्ट्री में आपने उस मरीज में एग्जैक्टली फोकस्ड रह के टू द पॉइंट क्या क्या पूछना है, और एग्जामिनेशन में सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड विदाउट मिसिंग एनीथिंग क्या क्या करना है, तो हिस्ट्री से लेके इवन मैनेजमेंट तक भी बात हो सकती है 10 मिनट्स में।
बगैर रुके अगर आप करो, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट तक तो शायद नहीं, लेकिन अगर डिवाइडेड टॉक स्टेशन डिवाइड करके भी हो तो कवर किया जा सकता है। बस उसमें ये जरूर है कि एक चीज मिस ना हो, दूसरा ये कि सोचना ना पड़े ज्यादा। तो ये दो चीजें आपकी ऐसे कवर होनी चाहिए अबाउट ऑल द मेजर टॉपिक्स एटलीस्ट, जो कि देखो 5 सेशन ज्यादा नहीं होते, 5 या 6 सेशन टॉपिक्स तो टॉपिक्स में नहीं कवर कर होंगे। आई डोंट रियली थिंक इसमें बहुत बहुत इची बिची टाइप होगी। अगर चलो कोई इची बिची कोई मुश्किल ही हुआ, देखो फ्यू टॉपिक्स आर रियली सपोज टू बी डिफिकल्ट, लाइक मे बी एमेनोरिया जिसका बहुत ही कोई अजीब सा स्वेर सिंड्रोम का डायग्नोसिस बन रहा, या फिर कोई बहुत ही अजीब तरीके का, बिकॉज जितना भी हम कर लें वैसे तो ऑडिट का बड़ा अच्छा मैडम ने भी कवर करा दिया, और उसके कुछ नोट्स भी इमरान शफी ने शेयर किए हुए थे, वो भी बहुत अच्छे सारे हैं, वो भी आप लोग सब देख लो। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, बिकॉज वी नॉर्मली डोंट डू ऑल वी डू, हमारे वार्ड्स में चल रहा होता है ऑडिट और वो सारा कुछ, लेकिन हम इस चीज को ट्रेनिंग में उस तरीके से प्रैक्टिस खुद अकेले से नहीं कर रहे होते, तो शायद बहुत सारी चीजें मे बी ऑडिट में फुल मार्क्स ना ले सके, मे बी प्रोटोकॉल राइटिंग में फुल मार्क्स ना ले, मे बी रिसर्च में उस तरह से फुल मार्क्स, ये शायद हमारा फोकस, लेकिन जिस चीज पे फोकस है उसमें तो फुल मार्क्स लेना। तो अपना अपनी तैयारी नो डाउट इन टॉपिक्स को भी आप करें कवर, बट जो 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 मेन टॉपिक्स हैं उसमें तो फेल होने का या उसमें कम मार्क्स लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, सो डोंट थिंक के कोई वो होगा। ये क्या है कि बुक्स सब, हाँ ऑब्वियस देखो, टेक ऑल बुक्स, टेक एज मेनी सिनेरियोज यू कैन डू। मैं हमेशा कहती थी कि जितने कोर्सेज अटेंड कर सकते हो करो, उसकी वजह ये है कि एक प्रैक्टिस होती है, आप सर्किट में चलते हो, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपोजर, घर में बैठ के तैयारी नहीं हो सकती, घर से निकल के तैयारी करनी है, फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर करनी है, ये अकेले प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है कि आप अकेले वार्ड में जाके पेशेंट एग्जामिन करना शुरू कर दो या अकेले केसेस देखना शुरू कर दो। यू नीड टू सिट इन अ ग्रुप, जितना ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, जितना बाहर निकलते हो, जितनी बुक्स देखो, जितने कोर्स अटेंड करो, उतना ज्यादा यू गेन मोर कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती है। बुक्स तक तो बात होती है रिटर्न में, रिटर्न में घर में बैठ के तैयारी करें या मिलके करें या जैसे भी, लेकिन आफ्टर योर रिटर्न एग्जाम यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, यू हैव टू टेक एज मेनी, आप जितनी हेल्प किताबों से ले सकते हो वो लो, जितना आप कोर्सेज से ले सकते हो इट इज़ वेरी गुड। तो वो वाकई बहुत अच्छा है, नो डाउट, जाहिर बात है डॉक्टर राशिद की तो हम क्लासेस सारे लेते हैं, वो तो ऐसे उस्ताद है, आई एम श्योर उनकी बुक तो मुझे पता है, ऑब्वियसली मैंने उनके साथ ही सारी देखी है और कराई है। तो द थिंग इज के उनकी जो बुक है वो भी है, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, और इंशाल्लाह उसमें भी, और हर किताब आगे आगे देखना, सब में इम्प्रूवमेंट्स और आएंगी विद एवरी अदर एग्जाम। तो बिल्कुल उसमें वो बड़े सही टाइम पे सर की किताब आई है, आपको उस टाइम पे जरूरत भी है कि जो हमारे अपने लोकल किसी एग्जामिनर की भी और किसी प्रोफेसर की बुक आ जाए तो नो डाउट वो एक अच्छी किताब है। वो तो और उसमें आसानी आपको ये भी हो जाएगी कि एक नजर में आपकी रिविजन हो जाएगी, लास्ट डे रिविजन हो सकती है उसमें। बट अगेन टेक एज मेनी बुक्स एज यू कैन, बहुत सारी आपको शॉर्ट केसेस वाली बुक्स भी मिलती हैं, जितने के सिनेरियोस देख सकते हो, 4 लोग बैठ के डिस्कस करो, एक दूसरे का एग्जाम लो, मॉक लो, वो आप कर सकते हो। खुद से केस सिनेरियोस बनाओ, कई दफा क्लास में बैठ के कोई टॉपिक होता है और मैं उसी वक्त केस सिनेरियो बना के आपको देती हूँ, और उसमें क्या से क्या कितनी से कितनी बातें निकलती हैं वो हम सब देख रहे होते हैं, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हो, उसी तरह बातों से बातें निकलती हैं। तो इसमें 2 लोगों से ज्यादा 10 भी बना लो, क्योंकि अब शायद बहुत ज्यादा पेशेंट के ऊपर तो इतना करने की है इतनी रही नहीं, बिकॉज अब पेशेंट से क्या सवाल करें, आपस में भी रोल प्लेयर बन सकते हैं। तो आपस में कर लो बेशक, सो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको बड़ी हेल्प आउट करेंगी, ठीक है ना। तो ये करें, प्री ऑप प्रिपरेशन और पोस्ट ऑप केयर का भी करवाएं। हाँ प्री ऑप और पोस्ट ऑप का ठीक है, देख सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है वो भी, गुड, और भी देख लें, ठीक है। चलो साथ साथ आज आज का केस भी कर लेते हैं, डॉक्टर कुरुतुलैन का आज था ओवेरियन जी मैस जी पे, मैडम मैं हूँ। तो सही। हाँ जी, आपको ऐसा है कोई सिनेरियो? नहीं नहीं, आई वाज वेटिंग फॉर यू। चलो अच्छा, सिनेरियो का हम ये कर सकते हैं कि वो ना अच्छा, सिनेरियो देखो, जो ओवेरियन मैस है ना उसके 2-3 हम सिनेरियोज बनाएंगे। उन सिनेरियोज में एक हम बनाएंगे डिफरेंट ऑब्वियसली एज ग्रुप्स का। एक आएगा जी प्री पोस्ट मीनोपॉज,
ठीक है, एक आएगा प्रीमेनोपॉजल एडोलेसेंस का भी आ सकता है, ठीक है, और चौथा तो जाहिर है मैस एब्डोमेन विद सब फर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दीज आर द पॉसिबल्स। अब इसमें हम सिनेरियोज बना लेते हैं टू स्टार्ट ऑफ। पोस्ट मेनोपॉजल में बना लेते हैं 65 years old patient comes with a feeling of mass abdomen for last 3 months. On ultrasound she has got a complex cyst 7 into 6 centimeters and with increased blood flow, unilateral Madam, एक मिनट on complex cyst, on ultrasound complex cyst. 7 into 6 centimeter unilateral cyst, and and her CA125 is 1200. How will you manage her starting from history? अच्छा ठीक, क्विकली बताना है। अच्छा, अब हमने ये 4 सिनेरियोस करने हैं, मैंने 4 आपको बोले हैं सिनेरियोस ना, हम कवर करेंगे, तो आपने 10 मिनट्स में इसको कवर करना है जो मैंने अभी दिया। चलो सर मैडम ग्रेट मीट हो गया सब कुछ। आई विल कंफर्म द एज ऑफ द पेशेंट एंड देन आई विल आस्क अबाउट हर पैरिटी के ना whether she has parity, whatever the parity is, whether they are spontaneous or ovulatory induction हुई हैं इनकी। एंड आप एग्जाम में जैसे बोलोगे वैसे बोलो, उर्दू नहीं बोलनी बीच बीच में। last birth, हाँ शाबाश। the last birth when it was and how the birth was, like cesarean or normal deliveries. And then I will ask for her her age of menarche, her age of menopause, and will ask about her any HRT, any comorbidity like hypertension, diabetes, or any drug intake she is taking, any HRT she is taking, any other drug like for CA breast or she's taking. And then we'll ask about her family history of cancer, about breast, ovarian, endometrial, and colon. Then we'll ask about her size, abdominal mass, which is about 7 to 6 centimeter size on ultrasound. We'll ask about her duration, from what duration it was, its onset, from what time, is it suddenly or it gradual increasing in size, and plus may any pain symptoms, any symptoms associated with it like pressure symptoms, dyspepsia, dyspnea, and bowel or urinary symptoms. And then we'll ask about her any postmenopausal bleeding. And गुड, बड़ा अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी चल रही है, बोलो शाबाश। अच्छा ठीक है मैडम। And then we'll ask about her what bring her name. Then we'll come to her towards her her investigation is already done, that is 1200 international units per liter. अच्छा जी, examination. On examination I will look for her general, I will ask from her loss of appetite and weight loss history, from her history. And then I look in general physical examination, look for her any cacaceated like appearance or any anemic pallidness and jaundice, plus may lymph node, accessible lymph nodes, palpable or not. And then we'll see her abdominal examination about its size, site, and mobility, tenderness, the size of the mass, mobility and tenderness. And then we'll see her per speculum examination, and then we'll do per vaginal examination to assess the size of the mass, whether it is attached to the uterus or whether it is attached to the nexa, moving with the uterus or not. And then we'll counsel her about that we want to get her, as a CA135 is quite high, so we will go through, most probably this is going towards the cancer at this age. Then we'll counsel her about that this is we will do the multidisciplinary team management. नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, बात ये कि मैनेजमेंट पे तो आप चले गए, अभी टोटल आपके 4 मिनट गुजरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट में आप फारिग होने वाले हो, इतना भी नहीं, ये नहीं ठीक। अब योर हिस्ट्री वाज नॉट बैड,
चुप नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्लैरिटी से बोलते रहो। बीच में चुप होने का मतलब ये है कि पता नहीं या तो भूल गए हो या ब्लैकआउट हो गए। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम नाउ इन अ वे कि आपको उस तरीके से शायद एक सिनेरियो को लेके आपने चलना है। इसमें डायग्नोसिस नहीं बनाना है या सिनेरियो नहीं बनाना है, इसमें बना बनाया सिनेरियो आपको मिल रहा है। लेकिन उसमें ये है कि आपको पॉइंट्स मोर और लेस आपने ठीक कवर किए थे। मे बी 6 आउट ऑफ 10 वाली हिस्ट्री तो थी। एग्जामिनेशन में आके आप शायद कंफ्यूज से हो गए क्योंकि आपने लॉन्ग केसेस की कुछ ज्यादा ही तैयारी की भी थी। बीच में आपने थैंक यू एग्जामिनेशन स्किप कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैनेजमेंट बोल रहे हो, चाहे कुछ भी, चाहे जिंदगी में किसी को मरीज बता रहे हो, किसी बड़े को, या वार्ड में खड़े हो कोई आपको राउंड करा रहा है। हमारा तो एमबीबीएस से ही पैटर्न चल रहा है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में हमारा पैटर्न चल रहा है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ये तो वो है जो शायद हमने पैदा होते ही सीख ली बातें कि ये सीक्वेंस है, हमने बात भी करनी है मरीज की, तो हमने ये नहीं करना कि हिस्ट्री के बाद पहले हम मैनेजमेंट बोलते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, फिर एग्जामिनेशन। हमने एग्जामिनेशन बताते हुए ये बात नहीं करनी कि पहले ये बोल दे, उसके बाद जनरल फिजिकल की कोई बात बोल दे, उसके बाद हमें एकदम से पेल्विक याद आया। पेल्विक करते हुए हमें याद आया कि हमने एब्डोमेन की पेल्पेशन की बात करनी थी। और हमने कभी जिंदगी में ऐसे भी नहीं सीखा, क्या सुना भी नहीं कि इंस्पेक्शन एंड पेल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन में हम पहले परकशन की बात कर लें और पेल्पेशन की बाद में बात कर लें। दिस इज अ सीक्वेंस जो हमारे अंदर बसा दिया गया है, which we know कि when we are talking about a patient we have to start off with the history, examination, investigation, management, and in examination general physical उसके बाद inspection, palpation, percussion, auscultation। ये वो सीक्वेंस है जब हम एमबीबीएस में थे तब से ही हमारे अंदर डाल दी गई बात। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ओवरकम करोगे या ऊपर नीचे करके बोलोगे तो किसी एग्जामिनर का दिल ही नहीं करेगा पास करें, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक है। मतलब इट इज समथिंग जो कि अंडरस्टूड है कि यार हर एक को पता ही, हमें पता है, हम तो इसी तरह ही पढ़ने बड़े ना कि हमें पता है इसी सीक्वेंस में चलना है। यू कैन नॉट मिस अ सिंगल थिंग इन दिस सीक्वेंस, वी कैन नॉट एक्सेप्ट के बाकी एग्जाम के औरा में दिमाग खराब हो जाए, लेकिन ये तो इस तरह हमारे अंदर बसी बसी हुई बात है कि एग्जाम के औरा में भी हमारे दिमाग से ये सीक्वेंस नहीं निकल सकता। तो ये तो सीक्वेंस हर सूरत रखना। हिस्ट्री में अच्छा जा रहे थे, आगे जाके कंफ्यूज ही हो गए शायद। यू वर वरीड अबाउट टाइम और आई डोंट नो व्हाट। टाइम तो चलो जो चल रहा है सो चल रहा है, बट ये है कि आपने अपनी बात तो पूरी करनी है ना। ये भी नहीं कि 5 मिनट में बात खत्म करके बैठ जाओ। 5 मिनट का मतलब ये है कि आप, इट्स अ ह्यूज सिनेरियो, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है 65 जो मैंने इस वक्त बोला। इसके अंदर मैंने इतनी फाइंडिंग्स आपको दे दी हैं, इतनी फाइंडिंग्स दे दी हैं कि इसमें तो आप बड़ा कुछ कवर कर सकते हो। तो हिस्ट्री वाज ओके, उसमें ठीक है कुछ सीक्वेंस पॉइंट्स आप, बट इट वाज ओके, टाइम मैनेजमेंट वाज ओके। एग्जामिनेशन वाज नॉट एट ऑल ओके, वो तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। एक पेशेंट जिसका 1200 C1 to 5 दे दिया, 65 जो कि आप खुद कह रहे हो कि सीम्स टू बी मेलिग्नेंट, उसका तो एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल में बहुत सारी टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें अदर देन लिम्फ नोड्स। फिर उसके बाद आप जब उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ये वो चीजें हैं जो कि बस देखते ही पेशेंट को, आपको पता है कि बाकी चीजें जनरल फिजिकल की एक तरफ वो चीजें, लेकिन इस मरीज को देखते ही मैंने ये चीजें जरूर देखनी है कि इसकी ये चीजें हैं। मतलब you need to talk about BMI, you need to talk about her even edema, leg edema, because उसका you are expecting she is having ascites because CA1 to 5 is so high. Look at her age, उसका mass 7 into 6 सेंटीमीटर का अगर एक malignant mass है तो चलो वहां पे तो शायद उन्होंने कोई मैनिक्विन या कोई रखा भी हो जिसको देख के आप कर भी सको। लेकिन ये कुछ चीजें जो कि आपने उसी वक्त ही पिक करनी है। फिर उसका अपने जब एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन तो ऐसा है कि चाहे टाइम चला भी जाए, टाइम जा भी रहा हो, यू हैव टू डू इट वेरी एक्यूरेटली। उसमें तो टाइम तो चलो होना ही चाहिए, बट अगर वो आप सही तो जल्दी में करोगे या गलत करोगे तो फिर तो फर्क ही नहीं रह गया ना मेडिसिन के डॉक्टर में और एक गायनोकोलॉजिस्ट में। किस गायनी में अपनी फील्ड का एग्जामिनेशन तो हम नहीं करना, वो मेडिसिन के डॉक्टर ने तो नहीं आके करना ना। तो हमें एग्जैक्टली बताना चाहिए इंस्पेक्शन abdominal examination with the mass of any patient of any age, like maybe postmenopausal, maybe premenopausal or adolescence or whatever, जिस मर्जी एज ग्रुप का हो, अगर वो ह्यूज मैस है उसका तो एग्जामिनेशन ही बड़ा ट्रिकी है एब्डोमिनल। यू शुड एटलीस्ट टेल, अदरवाइज तो हम परफॉर्म करके बताते थे, परफॉर्मेंस भी हो सकता है हुआ है बिकॉज मैंने सुना CPSP ने अरेंजमेंट कर ली है।
लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ mass and ascites, and then what exactly are you going to look for in a mass inspection में, palpation में और percussion में. ऑस्कल्टेशन हमारी फील्ड में इतनी आती नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट ऑस्कल्टेशन, बट यस परकशन तक तो बहुत अहम है. एंड देन द पेल्विक एग्जामिनेशन. सो you cannot talk about mass moving with the uterus or with adherent to adnexum on abdominal examination. उसके ऊपर हम abdominal examination के ऊपर इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते. हम वो आपका एक एक लफ्ज जो है ना यहाँ पर, बिकॉज abdominal examination, pelvic examination is going to determine exactly where you stand. So वो आपने उसमें नहीं गलती करनी. आई एम श्योर आपकी हिस्ट्री सुन के मुझे लगा कि आपको आता होगा, बट यू वर अ बिट कंफ्यूज्ड हाउ टू प्रेजेंट विदाउट अ पेशेंट, क्योंकि हमें हमेशा से आदत थी पेशेंट के सामने प्रेजेंट करने की, पेशेंट को लेकर, एक पेशेंट सामने बैठे है उसको लेकर. Probably इसी confusion में आप you mixed up your examination, but then you cannot exactly declare that this is malignant or anything before asking for a few more investigations. आप direct management पे jump करके investigation मैंने आपको बड़ी अच्छी बड़ी दे दी है, but maybe you need to know a bit more on ultrasound, a bit more on maybe you need some more investigations before you proceed with the management. Management में पहला step counseling, तो कब पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को काउंसल करने से पहले मे बी आपको भी अपनी क्लैरिटी बहुत चाहिए कि एग्जैक्टली आपने क्या काउंसल करना है क्या पेशेंट को, तो उसके लिए शायद थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशंस आपको चाहिए. तो हिस्ट्री पार्ट तक तो इट वाज ओके, मैं टाइम मैनेजमेंट वाज गोइंग वेरी गुड एक्चुअली, पर उसके बाद से तुम्हारी खा गई. ठीक है, और वो आई थिंक कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि मैं प्रेजेंट कैसे करूं, बोलूं कैसे सारा कुछ, तो वो उस तरह नहीं करना. सो हमारे इस वाले केस में थोड़ा कम टाइम रह गया, मैनेजमेंट करते हैं तो एग्जामिनेशन हम अगले केस में डिस्कस कर लेंगे. जल्दी से इन्वेस्टिगेशन में MRI for एमआरआई मांगोगे इसमें, क्यों and एमआरआई में क्या देखोगे? to delineate the anatomy और CT scan of the abdomen एक चीज मांगो भाई, with contrast. अच्छा नहीं, दोनों चीजें नहीं. एमआरआई प्राइवेट में मेरा ख्याल है आपको 30,000 का होना शुरू हो गया, 25 से 30,000. सीटी होता है 18 से 20,000 का. 50,000 आप लगवा चुके हो पेशेंट के सिर्फ इन सिर्फ 2 इन्वेस्टिगेशन में. CA125 उसके 2-3 हजार लग गए, अल्ट्रासाउंड पे भी उसके 2-3 हजार लग गए, तो 50,000 तो लग गए इन 4 इन्वेस्टिगेशन में. अब और क्या मांगना है? तो फिर मैडम मरीज की अपनी मियाँ की CT scan, सैलरी sorry, 20,000 है. CT scan abdomen मांग लेंगे for pelvic lymph node assessment के भाई है ना involvement है कि नहीं है to stage the surgery. नहीं आप सीटी किस लिए मांगते हो और एमआरआई किस लिए मांगते हो, बताओ. You have to be सर clear. CT मैडम CT तो lymph node and ना metastasis के लिए and MRI for soft tissues involvement. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल. तो एमआरआई इधर क्यों मांगोगे? MRI might be it's abdominal uterine mass, for example. It might be big fibroid. Oh, sorry, madam. Sorry. बोंगिया ना मारो. नहीं. CA125 इतना आपको दे दिया, अल्ट्रासाउंड पे आ गया, अब आप उसको कॉम्प्लेक्स नहीं. एमआरआई अगर कभी आपने सिस्ट वाले पेशेंट में मांगना ही है, अगर एग्जामिनर पूछ ही ले तंग आके, हालांकि अब एग्जामिनर्स वैसे तो की से बाहर के सवाल सुना पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही जैसे पुर्तलैन ने मेरा ख्याल है टेंशन में आके बोंगिया मारना शुरू हो गया, तो अगर कोई इस तरह बोंगिया मारे और एग्जामिनर पूछ ही ले कि एमआरआई क्यों, तो उसमें सिस्ट वाले पेशेंट में, ओवेरियन सिस्ट वाले में एमआरआई सिर्फ कराया जाता है ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स को देखने के लिए. MRI tells us only about the soft tissues invasion or soft tissue changes, right? Surfaces के ऊपर metastasis देखने के लिए आप CT scan कराते हो. जैसे कि हमने सी ओवरी के अंदर अगर हमने CT scan abdomen and pelvis कराना है with contrast, देखो पूरे वर्ड बोला करो. आपने कहा मैं abdominal CT कराऊंगी to see pelvic lymph nodes, ये तो स्टेटमेंट ही गलत होगी ना. तो योर स्टेटमेंट शुड बी वेरी करेक्ट. अब आप क्या अपने रेडियोलॉजिस्ट को ये लिख के बोलोगे कि एब्डोमिनल सीटी कर दें फॉर पेल्विक लिम्फ नोड्स, वो तो वही कंफ्यूजन मचेगी. तो यू शुड बी वेरी क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना. देखो असल में बात ये कि एग्जाम में इसी तरह ही कंफ्यूजन हो जाती है और फिर फेल हो जाता है. अच्छा भला बंदा, मतलब वो इतना वार्डों में से काम किया होता है, लेकिन वो बैंड पे ना बेचारे फेल, एक दफा फेल, दूसरी दफा अल्लाह माफ करे, तीसरी जो 3-3 दफा फेल हो रहे हैं वो नहीं होते, जो उनको तो बल्कि ज्यादा आता होता है. वी ऑल नो दैट, हम हमारे आसपास ही वो फिर रहे होते हैं और हमारे आन हो रहे होते हैं यार उनको, लेकिन वो इसी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कुर्तलैन कंफ्यूज हो गई.
हालांकि अभी तो कोई ऐसा एग्जाम वाली बात ही नहीं, मेरे साथ तो जितनी मर्जी बोंगियां मार लो, कोई ऐसी बात नहीं। इधर मारोगे बोंगियां तो वहां जाके नहीं मारोगे ना। लेकिन द थिंग इज के इसी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंसेस ही लूज हो जाती है। वो आपके एग्जामिनर और कंफ्यूज करते हैं कि कहीं गलती से भी ये पास होने का इसका ना बन जाए, क्योंकि इसने तो इतना गलत जवाब दे दी। तो एमआरआई सिर्फ आप ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स देखने के लिए अगर कराओ तो कराओ, कराने की जरूरत ही नहीं। आपने सी ओवरी में एमआरआई नहीं कराना, आपने सी ओवरी में सिर्फ सीटी कराना है टू सी और स्टेज द डिजीज। आप सिंपल सिंपल कहते हो टू स्टेज द डिजीज, दैट्स इट। आपने एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी में, सर्वाइकल पैथोलॉजी में एमआरआई कराना है, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन रह नहीं गई कि आपने कभी नहीं बोलना एमआरआई इन सी ओवरी। आपने सी ओवरी में अगर किसी को समझ नहीं आई कि सीटी क्या एमआरआई, तो ये तो एटलीस्ट याद कर लो कि ओवेरियन मैस के अंदर, एडिनेक्सल पैथोलॉजी के अंदर आपने नहीं कराना सीटी। और सीटी एमआरआई तो बिल्कुल भी नहीं ओरिजिन ऑफ मैस देखने के लिए हमें चाहिए। ओरिजिन ऑफ मैस तो हमें वही पता चल जाता है जब हम हिस्ट्री एग्जाम में, एट टाइम्स वी डोंट इवन नीड अल्ट्रासाउंड टू मेक अ डायग्नोसिस। हमें तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे डायग्नोसिस बन जाता है कि एंडोमेट्रियल या यूट्राइन मसला है या इसको ओवेरियन मसला है। सो वो तो बिल्कुल आउट बात होगी ना, मतलब नेवर do CT, or because CT and MRI are such expensive investigations even if it is done in government hospital। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट में फ्री हो रहा है तो सारी दुनिया के लिए, वो फिर गवर्नमेंट के लिए तो कहीं तो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ना। मतलब आप एक्स्ट्रा यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट एनी पॉइंट तो नहीं करा सकते ना कि वहां भेज दो और बेशक मरीज के लिए फ्री हो रहा है लेकिन किसी का तो वो कुछ लग ही रहा है ना, तो वो हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा नहीं हो सकता वहां पे। तो यू शुड नो एग्जैक्टली क्या सीटी कहाँ कराना है और एमआरआई कहाँ कराना है। सो आप ठीक है, इसके अंदर आपने सीटी मांगा, आपने और आपको और क्या चाहिए जल्दी से बता दो। सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस विद कंट्रास्ट करा लो बेशक। And मैडम इससे तो हमारी क्लिनिकल मींस की स्टेजिंग तो हमारी इनसे हो जाएगी, लेकिन फॉर प्री ऑपरेटिवली चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एलएफटीज, आरएफटीज। एलएफटीज आरएफटीज आप प्री ऑपरेटिव पर्पस के लिए करा रहे हो, जी, और कोई पर्पस नहीं है? एज अ और गायनेकोलॉजिस्ट कोई पर्पस है? टू सी द मेटास्टेसिस, टू सी द डिस्टर्बेंसेस। yes. हमें प्री ऑप तैयारी कराने की क्या जरूरत है मरीज की? करा लो, लेकिन उसको पहले तो ना बोलो, पहले अपना तो काम पूरा करो ना, पहले अपनी तो इन्वेस्टिगेशंस पूरी करें, ठीक है। तो प्री ऑप का हमें प्री ऑप अगर, क्योंकि प्री ऑप अगर रह भी जाएगी तो उस पर आप फेल नहीं होगे, वो हमारा काम नहीं, वो तो एनेस्थेटिस्ट का काम है। तो आप तो लेकिन अपनी नहीं मांगोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पहले अपनी तो पूरी करें ना, ठीक है। और एक और सीक्वेंस, जैसे देखो बात ये है कि ये अल्लाह करे, अभी तो खैर आप थोड़ा टाइम भी कम रह गया, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि एग्जाम तक ये मेरी बात तो याद रखोगे आप लोग, अभी से भी प्रैक्टिस कर लो। बात करने का जो सीक्वेंस है, मरीज की इन्वेस्टिगेशंस कराने का जो सीक्वेंस है, यू कैन नॉट ओवरलैप इट सुनने वाले को ना, क्योंकि देखो हम सारे शुरू से यही हमें पता है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट, आप एक सीक्वेंस में बताओगे पूरी स्टोरी की हिस्ट्री से लेके उसकी मैनेजमेंट तक, बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। व्हेन यू आर गेटिंग इन्वेस्टिगेशंस डन, यू कैन नॉट डू सीटी एंड देन गो बैक टू द ब्लड टेस्ट। पहले सारे ब्लड टेस्ट बेसलाइन से लेके आप बोलो जो भी स्पेसिफिक चाहिए, उसके बाद आप बोलो सारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। उसके ऊपर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो यू कैन से कि मेरी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड ऑन माय प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस, कि मुझे पहले प्रीवियस देंगे तो आई कैन आस्क अबाउट द अदर्स इफ आई रियली नीड देम। और अगर प्रीवियस आपको दी हुई है जैसे किसने दी हुई है, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं, फिर तो अगली अगली मांगते जाओ। सो अब सीटी के बाद आप आरएफटीज एलएफटीज करा रहे हो तो बड़ी अजीब सी बात है। तो गेट ऑल द ब्लड टेस्ट एंड अदर देन द प्री ऑप असेसमेंट, वो हमारा काम नहीं है। वो बाद में बोल देना ईसीजी एको अगर आपको लगता है, एक्सरे वगैरह, वरना ना भी बोलो तो कोई हर्ष नहीं है, वो तो एनेस्थीसिया वालों का ना, आप अपनी तो बोलो। तो बेशक आप बेसलाइन सारी बोलो, अगर अलग अलग बोलने का टाइम उधर नहीं है तो बेशक बोल दो बेसलाइन, अदर देन दैट फिर मैं उसके बाद इसके ट्यूमर मार्कर्स में ये मिला हुआ है तो विच इज वेरी हाई, यू कैन से कि आप अगले मांगोगे या नहीं मांगोगे उस बारे में बात। एंड देन बिकॉज द ट्यूमर मार्कर इज सो हाई, आई नीड सीटी टू गेट हर रिपोर्टिंग डन अलॉन्ग विद। उससे पहले ट्यूमर मार्कर्स के साथ ही आपने अगर इसकी आरएफटीज एलएफटीज की बात करते तो वो बहुत अच्छा है, और फिर आप सीटी स्कैन मांग लो एंड दैट इज इट, ठीक है ना।
ठीक तो वो उसके बाद अलावा आप कह लो कि कहना तो कह दो कि अदर देन दैट ये भाई हर जगह होता नहीं चेस्ट एक्सरे हर मरीज का, फ्रेंकली वो हर हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है कि किस में चेस्ट एक्सरे कराना है, किस में ईसीजी। एको तो होती नहीं हर एक की, बिल्कुल भी नहीं होती। किसकी एको होती है? सिर्फ जो हार्ट वाले मरीज है, एको हर एक की थोड़ी होती है। तो वो लेकिन जिस हॉस्पिटल का, जब वो हमारा नहीं है, हमने तो अपने मरीज की जो चेस्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सरे बोल के तो ये बोल सकते हैं कि टू सी द सेकेंडरी, उसके लिए हाँ हाँ बिल्कुल सेकेंडरी बिल्कुल के लिए बिल्कुल। ठीक है, सो ठक 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 1 2 3 सीक्वेंस में आपने याद किया इन्वेस्टिगेशन, और ठक ठक उसी तरह बोल दो कि ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक है, चलो शाबाश। C1 to 5 आपको दिया हुआ है मैंने। सीटी के ऊपर सेम फाइंडिंग है जो अल्ट्रासाउंड पे मैंने आपको दिया। कॉम्प्लेक्स हाईली वास्कुलर मास है, कॉम्प्लेक्स पेशेंट का 6 into 7 सेंटीमीटर का। अदर देन दैट कोई स्प्रेड नहीं है अकॉर्डिंग टू नहीं सीटी। नहीं मैडम, और कुछ नहीं चाहिए। मैनेज कर लो। अच्छा, first of all we calculate RMI for this patient, and then according to it, but most probably it will go on a higher side, is very high, 1200, and patient is also हायर post क्यों? आप RMI बोलो, 1200 जी मैडम। फटाफट एक अंदाजा बोल दो RMI का। it might be greater than 250. ठीक है, गुड। So I will counsel them accordingly, according to her risk of CA. So she should be referred to a cancer center where क्या रिस्क gynecologist है and oncologist will be present. ये ना बोलो, Gynecologist and आई विल oncologist. टेल हर अबाउट द रिस्क। सीक्वेंस ऑफ किताब नहीं चाहिए, ये मरीज को मैनेज करो। अटेंडेंट सामने बैठे हैं, आप उन्हें बताओ कितने % रिस्क है मेलिग्नेंसी का। 70% RMI risk. के 70% yes, is the risk. more than that, आपको more than 70 because the risk of malignancy index अगर तो exact कैलकुलेट कर लिया तो well and good कि 1200 है तो उसको से मल्टीप्लाई अगर माइंड में एकदम से आपने कर लिया तो बहुत अच्छा। वरना बेशक बोल तो it's more than 250 which means she is having more than 75% chance of having it, which is a very high chance। जब अटेंडेंट्स बैठे हो और पेशेंट बैठा हो, you need to be very clear in whatever you are saying। आप ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और दिस इज समथिंग जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज आप ब्रेक कर रहे हो, तो यू नीड टू टेल देम एग्जैक्टली कि इतना इंसिडेंस है अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स, इतने परसेंट चांस दैट दिस, हाउएवर इट्स नॉट 100 एज येट। व्हाई? बिकॉज 100% इज स्टिल ऑन द बायोप्सी। हाउएवर जो कि सारा हमारे पास सीटी की रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड की है, वी हैव कैलकुलेटेड द रिस्क अकॉर्डिंग दैट देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट शी इज हैविंग मेलिग्नेंसी। आगे बताओ। Then मैडम को बता दें कि भैया ना मिडलाइन इंसिजन ये वाली चीजें आप तो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम स्टेजिंग जब पहले लेबोरेटमी। थी आप इन्वॉल्व करे थे, अब करो ना। पहले अच्छा बोला था बीच में आपने। जी multidisciplinary team involvement will be here, which including gynecologist, oncologist, and medical oncologist, and there will be a chemotherapist, and ठीक है, बस बोलते रहो। देखो इसमें कोई पॉइंट्स मिस भी हो, यू कैन नॉट स्टॉप। इफ 10 मिनट्स का स्टेशन है, आपको किसी ने इजाजत दे दी है कि मैनेजमेंट के बारे में बोलो, पूरा टाइम अवेल कर दो। देखो हर इंसान 2-4 पॉइंट तो मिस करेगा, लेकिन आप अगर अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हो तो कीप ऑन टॉकिंग, आप बोलते जाओ। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, इसको किसी तरह ओवरकम करें। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। आपको प्रेजेंट करने की आदत चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो और प्रेजेंट मोर एंड मोर। आप जितना बोलोगे आपका सीक्वेंस अब बताने का, यू नो थिंग्स। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम आप बड़ी गलत जगह पहले बोल आए थे क्लास में, वो अभी इस टाइम पे बोलना था। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम करोगे क्यों? काउंसिल करो ना पेशेंट को कि आई नीड ऑल दीज पीपल, क्योंकि अब हम मिलके व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द पेशेंट, बताओ। You were planning a surgery ना, तो अब क्या yes surgery planning a plan? surgery हाँ to stage the disease, and for debulking surgery, to remove the abdominal the mass, and the total abdominal hysterectomy along with hysterectomy, and the omentectomy and pelvic lymphadenectomy. ऐसे नहीं, Then ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो बात यह है कि सर्जरी तो करने जा रहे हैं, पर फटाफट सारा कुछ रिमूव तो नहीं करना ना। अब दो चीजें हैं यहाँ पर डिस्कस करने की कि क्या सर्जरी कर देनी है या एडजुवेंट कीमोथेरेपी डिस्कस करनी है। तो आपने क्यों मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व की थी? इसीलिए तो की थी कि आई वुड लाइक टू डिस्कस, बिकॉज ओसीओ ओवरी के अंदर एडजुवेंट कीमोथेरेपी का बड़ा अच्छा रोल आ चुका है कि
फिर आप खुद ही जस्टिफाई करते रहो कि बिकॉज ऑन अल्ट्रासाउंड देयर वाज नॉट मच ascites, ऑन सीटी कोई और स्प्रेड नहीं था, तो सीम्स लाइक द स्टेज एट द मोमेंट इज लाइक दैट द mass is resectable and the surgery is possible. So after involving all the multidisciplinary team and the tumor board, then I will finalize the surgery. And then for this, अब surgery की पहले तैयारी तो करो ना प्री ऑपरेटिवली, ठीक है ना, उसमें फिर प्री ऑपरेटिव, अच्छा फिर चलो तैयारी तो चलो आप पहले भी करते हैं आपने, चलो सम इन्वेस्टिगेशन या वो सब। अब सर्जरी में आपने चलो मिड लाइन भी दे दिया फॉर एग्जांपल, लेकिन मिड लाइन देते ही आपने THBSO तो नहीं कर दी ना, आपने सबसे पहले तो ascitic fluid, aspiration, ascitic fluid, normal saline and strip, and then स्टेजिंग जो we'll take लेप्रोटमी है उसको बताओ पूरा कंप्लीट। THBSO is actually not the only purpose of doing, इसका एम ऑफ सर्जरी क्या है, इट्स टू स्टेज द डिजीज एंड क्लियरेंस। स्टेज ऑफ डिजीज में आप क्या करते हो, स्टेज ऑफ डिजीज में आप एसाइटिक फ्लूइड लेते हो, आप पूरी इंस्पेक्शन करते हो, यू इंस्पेक्ट द मैस, उसमें पूरे फीचर्स बोलो मैस के क्या, वो जो एम रूल वाली हम बात करते हैं, खैर वो तो पोस्ट में पॉजिटिव है, लेकिन एक तरह से कि इट्स यूनिलैटरल और बायलैटरल या रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स के जो सारी स्कोरिंग है उसमें कि यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, हाउ द कैप्सूल लुक्स लाइक, द ब्लड सप्लाई ऑफ द कैप्सूल, इसकी एडहेरेंस विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, बाकी की यूट्रस कैसी है, बाकी का पेल्विस कैसा है, दूसरी साइड की ओवरी ट्यूब कैसी है, एंड देन द गट एंड द अंडर सर्फेस ऑफ लिवर एंड द डायफ्राम एज वेल, लिवर की सर्फेस एंड अंडर सर्फेस ऑफ डायफ्राम एंड द लिम्फ नोड्स, ये सारा देखने के बाद उसकी THBSO करोगे, ठीक है ना। These are so important। देखो ये बात ये ऐसे ना लगे कि अब बस सर्जरी करनी है तो बस मैं जो ना अपना गायनी वाला मैं काम करूँ और मेरी छुट्टी, बाकी जिसने जो करना है करे। इट्स नॉट लाइक दैट, वो तो कोई जरूरत ही नहीं है इस मरीज में, शायद उसकी तो इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि इस पेशेंट में एम ऑफ सर्जरी क्या है, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सर्जरी, देखो बात ये है एग्जाम के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं ना, और जब हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, मे बी हमारी अप्रोच ऐसी होती है कि वी नो एग्जैक्टली कि हम करने किस लिए जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, बट जब एग्जाम में बताने का तरीका होता है, जैसे मैं आज अपनी क्लास में बार बार इसलिए बात करी कि तो टाइम आपके पास इधर थोड़ा सा कम होगा बोलने का, बट अगर आप सीक्वेंस से चलोगे ना तो इट विल लुक वेरी इंप्रेसिव एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। इसी तरह whenever you're talking about a surgery, don't just talk about what are you going to do, also talk about कि why are you going to do that, talk about एग्जैक्टली कि आपका एम क्या है सर्जरी में। एम ये है मलिग्नेंसी वाले में टू स्टेज द डिजीज, बिकॉज डिजीज इज स्टेज्ड बाय द इन्वेस्टिगेशंस एंड बाय द ग्रॉस लॉ। इन्वेस्टिगेशंस हम सीटी वगैरह उसकी करा चुके हैं, दूसरी इन्वेस्टिगेशन हमें हिस्टोपैथोलॉजी दे दी कि वेल डिफरेंशिएटेड है या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है, जो भी है। तीसरी चीज है ग्रॉस लुक। ग्रॉस लुक में हम अपनी आंखों से जो देखेंगे वहां पे उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी सराउंडिंग टिश्यूज में उसका मेटास्टेसिस, उसकी एडहेरेंस, उसके वो सारा वो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन स्टेजिंग। सो वो स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो स्टेजिंग, उसके बाद आप उसकी क्लियरेंस सर्जरी, एंड देन उसके बाद फिर आप पोस्ट सारी उसकी मैनेजमेंट अबाउट कीमो, और वो कीमो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए इस तरह के पेशेंट में क्या क्या ऑफर हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर CA125 ज्यादा तो एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा ज्यादा है, तो उसके अंदर फिर आप सारा थोड़ा बहुत वो मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप थोड़ा सा मैंने क्विकली किया है ताकि हम एक दो सिनेरियोज और भी कर लें, ठीक है। किसी ने कुछ ऐड करना है या कुछ इसमें मिस हमने कर दिया या कोई पॉइंट ऐड करना है तो बता दें। या करो तो लहर नहीं कुछ और भी ऐड करना, यू नो ऑल द पॉइंट्स। आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, आपको एग्जाम के तरीके से ना प्रेजेंट करना नहीं आता। पूरा केस रिवाइज करा दो, पूरा केस बहुत आसान है। मैंने बताया था कि 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, मैं इसलिए बार बार करेंगे क्योंकि अगले सिनेरियोस हम बहुत क्विकली कर लेंगे। 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट who presents with a mass abdomen for 3 months or ultrasound is 7 into 6 centimeters with increased vascularity in the capsule, and CA1 to 5 is 1200 international units. How will you manage? केस ये था। So quickly अगर आप हिस्ट्री से शुरू करोगे तो अगर आप क्विकली करो आफ्टर बायोडेटा, you will ask about you can start off, मैं तो इस तरह के केस को मैथ से शुरू करूँ, right? I'll definitely ask about the chronic illnesses if she's hypertensive or diabetic or not. Then I would like to know exactly since when she felt her mass,
and if it increased gradually in size, and any pressure symptoms she had, any tenderness or pain related to this, any urinary symptoms like maybe increased frequency, pain during micturition, any constipation or difficulty in defecation felt in her patient, in her. And then I would like to know about her any investigations other than the CA1 to 5 and ultrasound she had done before 3 months back. If the CA1 to 5 was still high, then I would like to know about her parity, how many children she has. They were all normal deliveries or cesarean section. They were all conceived spontaneously, ovulation induction if ever taken or not. If she has done she has been lactating her babies or not, any contraception she practiced or not, her age of menarche, her age of menopause. And then I would like to know her in her history of malignancy in her family, in specific ovarian CA, endometrial CA, breast cancer, and colorectal carcinoma in her family, first degree relatives especially. And then I would also like to know about any bone pains or any metastatic symptoms, maybe jaundice or weight loss or her bone pains. And then yes, about the menopausal symptoms, her hot flashes and depression, and her loss of appetite, which is related to the malignant symptoms. And then quickly, I would like to know about her previous surgical history, if she ever had any surgery before, if there, and then about her personal history, her financial status. And then I would quickly move on to the examination. And examination, other than the general physical examination steps, I would like to know her pallor, her BMI, weight, and yes, height and BMI. And then I would like to know her pallor, her lymph nodes, her detailed breast examination, and the systemic examination on and the sacral and pedal edema. At the same time, I would like to see any pressure symptoms in the lower limbs like varicosities or any specific pedal edema present. And then I would like to do her abdominal examination. To start off with inspection, I will see if there are any scar marks present previously, or if the abdomen is distended or not. And then I would like to do her abdominal, her palpation and superficial palpation and the deep palpation for any tenderness in any of the area. And also in deep palpation, I would like to see the features of mass, if palpable, the size, site, unilateral or bilateral. And then I would like to see the mobility, tenderness, and also the temperature of the overlying skin. And then I would like to do percussion to check for any signs of fluid present in the abdomen. On pelvic examination, I would like to see her vulva and vagina. How do they look, if any edema present in the vulva, and the speculum examination. And then in bimanual examination, I would like to see the size of the uterus, anteversion, mobility, tenderness, and then specifically the mass which was felt at during abdominal examination as well, if it is the size, site, and also if it's unilateral or bilateral, tenderness associated with it, mobility, and then yes, and then definitely while bringing out the fingers, I would like to see if any blood is present on the fingers or not. ठीक है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन तक तो ये हो गया, मैंने पूरा ही बोल दिया। और जितना अब कुछ हो सकता है, कोई पॉइंट्स मिस हुए हो फिर आप लोग ऐड कर दो। Then investigation, and in investigations I would like to know the baseline investigations. And then I already got the CA1 to 5, so I don't want any other tumor markers at this age, because she's above 60, and CA1 to 5 shows that maybe epithelial cell carcinoma, it's going more towards that. However, because of that, I would like to know a bit more detailed ultrasound, which should include the thickness of the capsules, the septa present or not in the cyst, and any debrinous fluid. I want to know if any ascitic fluid was seen in the pelvis or not, if the abdominal abdominal ultrasound was done or not. Otherwise, I would like to know the abdominal ultrasound
ultrasound findings as well, specifically for the amount of fluid and the liver status. And then I want to know her CT abdomen and pelvis with contrast also to stage the disease. ठीक है, अच्छा. और फिर मैनेजमेंट में ये कि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया कि सीटी भी वही है जैसे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है और एसआईटीज ऐसा है नहीं. तो अब मैनेजमेंट कोई और अच्छा सा बोल दे या मैं ही बोल दूं, कोई और कर ले वॉलंटियर. मैं बोलूंगी. हाँ गई, हाँ बोलो बोलो बोलो. तो बोलो, आप तो तैयार बैठी होती हो बोलने के लिए. हाँ जी, गुड. पहले आप तो पीछे कुछ और ऐड करना है तो बता दो. मैम हम पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी पूछ लें साथ में. हाँ, ये मैंने सच माइंड में ऑब्वियसली वो बोलते हुए यस, ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तो खैर फ्लूइड नहीं उस तरीके से मैंने दिया ना अल्ट्रासाउंड पे, और कंसिडर भी यही किया कि एग्जामिनेशन में नहीं है एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड, बट यस कॉम्प्लेक्स मास ओवरलैप्स और द सेम, ये सेम फाइंडिंग्स ओवरलैप करती है विद ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें CA125 भी बहुत आया होता है. तो दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट. ठीक है. और मैम इसके अलावा ये कि पीआईडी तो इस एज में बहुत रेयर हो जाता है, तो बस हम PID टीबी बोल मेरे के ख्याल में. और बात है, हाँ जी, एक्सेप्ट के एग्जाम में बहुत ज्यादा सिनेरियो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जा रहा हो तो बस फैमिली हिस्ट्री पूछ के साइड पे हो जाए. बहुत ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस PID ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है करने वाली, फिर वो जो है ना फंस जाने वाली बात होती है. तो लेकिन PID बोल के फंसना ही होता है. मतलब PID में यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द डायग्नोसिस एंड ऑल. वो कोई इतना उसकी एक अलग ही डिस्कशन है. वैसे मैस एब्डोमेन का जो DD है ना, वो वैसे एक अलग डिस्कशन है, वो भी अभी चाहे इसी क्लास में जल्दी से बताओ आप बता के. हाँ डॉक्टर रूबा, इससे पहले मैं एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ. इन्वेस्टिगेशन हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मसलन इसमें मसलन जैसे टीबी इसका है, अगर इसका इतना क्लियर ना है कि ब्लड फ्लो ज्यादा है, या जैसे तो मैंने आपको दे ही दिया ना. देखो इसमें जो सिनेरियो मैंने आपको दिया ना वो ऐसा दिया है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है. ब्लड फ्लो इतना ज्यादा दे दिया. टीबी में एटलीस्ट ब्लड फ्लो पे इस तरह से कमेंट नहीं होता. उसके अलावा मैंने जिस तरह से आपको स्कैन और वो सब दिया, मोस्टली अगर टीबी का केस होगा तो सिनेरियो में वो फैमिली हिस्ट्री भी लिखी होगी और थोड़ा कंफ्यूजिंग वो बात उसमें. लेकिन आप इस केस में अब आपको उन इन्वेस्टिगेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके अंदर ब्लड फ्लो इज सो हाई. सीटी की भी दे दी फाइंडिंग, CA125 भी ज्यादा दे दिया, फिर टीबी रूल आउट करने की जरूरत नहीं है. अगर टीबी में CA125 भी तो इतनी ज्यादा नहीं होता. टीबी ज्यादा होता है. टीबी में कई दफा इट्स रेयर बट 1000 क्रॉस कर भी जाता है. अगर इसके अंदर मैं आपको सिनेरियो में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा ना देती या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव ऑफ टीबी दे देती तो ये ओवरलैप कर रहा था ट्यूबरक्लोसिस के साथ, उसमें फिर आप टीबी के टेस्ट जरूर मांगते, बेशक फैमिली हिस्ट्री भी नेगेटिव होती. लेकिन इसमें मैंने आपको सिनेरियो ही CA वाला बनाकर दे दिया. इतना जरूर होगा एग्जाम में मेरा ख्याल है. अगर तो या तो उन्होंने टीबी का कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, तो नहीं भी किया तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली हिस्ट्री मांग लो और वहीं चुप हो जाओ. खुद से टीबी की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है इसको. ठीक है ना, बिकॉज बात ठीक है. अभी जिसने भी बोला टीबी के अंदर इट्स रेयर थिंग टू हैपन कि इतना ज्यादा CA125 होता है. वो उस सूरत में होता है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा एसाइटिस हुई हो, मैसिव एसाइटिस और कॉम्प्लेक्स मैस हो टीबी का, तो उसके अंदर CA125 फिर भी 1000 से ज्यादा हो सकता है. तो लेकिन उसके अंदर फिर आप 2-3 चीजें मांगते हो. उसके अंदर टीबी का टेस्ट भी मांगते हो, आप उसके अंदर एसाइटिक टैप भी लेते हैं मोर देन 1000 ml का, जिसके ऊपर आप टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी सी ओवरी की भी पता लग जाती है या ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट हो जाता है. और फिर उस टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी से पहले एडजुवेंट कीमोथेरेपी देके फिर सर्जरी करते हो. पहले ये नहीं होता था. पहले एसाइटिक टैप बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था सस्पेक्टेड मेलिग्नेंट पेशेंट में. अब जो है वही एसाइटिक टैप लेके तो आप बट एसाइटिक टैप शुड कंटेन मोर देन एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, क्योंकि उसके अंदर फिर वो टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी ऑफ सी ओवरी पता करके फिर क्या कीमोथेरेपी दे सकते होते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बट आई थिंक एग्जाम के अंदर अब क्योंकि सिनेरियो बेस्ड अगर एग्जाम है ज्यादा, तो सिनेरियो में कोई ना कोई हिंट, या जैसे अब इसके अंदर एक मैंने आपको क्लियर कट ब्लड फ्लो ज्यादा दे दिया, मैस ऐसा दे दिया, एज ग्रुप ऐसा दे दिया, कोई हिस्ट्री नहीं दी टीबी की फैमिली में, तो ताकि वो कंफ्यूजन भी ना, तो ये सीधा सीधा CA ओवरी का केस बन गया. तो जो आप वो दूसरा वाला करोगे वो जिसमें कंफ्यूजन होगी उसमें फिर आप टीबी टेस्ट मांगते हो. लेकिन CA125 जैसे भी मेरे ख्याल है डॉक्टर शाजिया ने शायद कहा
कि CA1 to 5 टीबी में ज्यादा मुश्किल है इतना ज्यादा हो, लेकिन उसके इसमें तो बहुत मैसिव साइटीज वाला टीबी होता है, तो उसके अंदर फिर आप साइटिक टैप करके तो वो भी रूल आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, कांगी आपका। हाँ जी जी मैम जी। जी, और बताओ। मैम बस यही मैम आपने इन्वेस्टिगेशन तो बता दी थी, मैम करो शुरू, मैं करूँ ट्रीटमेंट? आई थिंक अब ये टीबी वर्सेस सीए ओवरी थोड़ा सा क्लियर हो गया। आई डोंट रियली थिंक इतनी देखो 3-4 डीडी बनते हैं, ये तो खैर पोस्ट मेनोपॉजल है। जब मैंने आपको प्री मेनोपॉजल वाली देनी थी पेशेंट या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उसमें डीडी क्या बना था, उसमें भी टीबी का आ सकता था डीडी, उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का डीडी आ जाता है, या उसके अंदर सी ओवरी का डीडी आ जाता है। एक तो सिंपल सिस्ट है, वो तो चलो है ही सिंपल, वो तो गाइडलाइन में हम सबको पता है उसकी क्या मैनेजमेंट है, कितने सेंटीमीटर पे क्या करना है, किस तरीके से उसको फॉलो अप करना है, वो सारा तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस और बड़ी अच्छी गाइडलाइंस। बट द थिंग इज कि जो डीडी बना के मैनेजमेंट है जो यंग पेशेंट के अंदर कंपैरेटिवली, वो ये हो जाता है कि उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस, उसके अंदर सी ओवरी, एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबरक्लोसिस ओवरलैप करता है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? पीआईडी भी मैम, यस, पीआईडी लास्ट नंबर पे इसलिए रखो क्योंकि देखो, अगर आपने पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन किया एंड देयर इज नो टेंडरनेस एट ऑल, तो खामखा और मतलब आई डोंट नो, मैं या तो वो पेल्विक एब्सेस का केस हो ना, तो वो जो पेल्विक एब्सेस फिर ही वो कॉम्प्लेक्स के तौर पे आएगा ना अल्ट्रासाउंड पे नजर, वरना जो सिंपल सा फ्लिम्सी एडिशंस वाली पीआईडी होती है वो तो अल्ट्रासाउंड पे आती नहीं है। जो प्रॉपर एक एडिनेक्सल एब्सेस बना होता है, ट्यूबोवेरियन एब्सेस जिसको हम कहते हैं, वो बना हो तो वो स्कैन पे आता है। तो वो जो एब्सेस वाला मरीज होता है ना, उसकी हिस्ट्री और होती है, उसकी लुक ही और होती है, उसकी एक सेप्टिक लुक होती है, फीवर ऑफ एंड ऑन की हिस्ट्री होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट की हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई मे बी इंटरवेंशन की हिस्ट्री, बस ऐसे ही नहीं बनती बॉडी में। एक मैस की सूरत में अंदर अगर पस जमा हो जाए तो वो तो पेशेंट दूर से पहचाना जाता है कि इसके अंदर पस है। और फिर उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये सीआरपी और पता नहीं क्या क्या करा, तो फिर TLC should be very high, she should be very very tender in her pelvic examination specifically, and then उसकी फिर TLC जब इतना हाई होता है तो फिर आप CRP भी कराते हो। तो PID तो आपने सोच समझ के DD में बोलना है, PID हर एक के DD में नहीं आएगा, ठीक है ना। इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मास डज नॉट मीन इट इज PID की जिस तरह मैंने आपको बताया वो चीजें होंगी तो वो PID में आएगा। सो मूविंग बैक टू द डायग्नोसिस, अगर यंग पेशेंट के अंदर है और CA वर्सेस TB वर्सेस एंडोमेट्रियोसिस है, तो CA का तो मैंने आपको बताया है कि ये कुछ चीजें, लेकिन अगर ओवरलैप कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ, एंडोमेट्रियोसिस में यंग पेशेंट होगी सब फर्टिलिटी के साथ, और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मास होगा, उसके अंदर CA1 to 5 भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे पेशेंट के अंदर अब इट्स ओवरलैपिंग विद CA, so हमारा डायग्नोसिस इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, व्हाई? बिकॉज उसका एक तो CA1 to 5 एक लिमिटेड रेंज तक है, होता है 1000 से ऊपर, लेकिन जरा थोड़ा सा रेयर ही होता है कि एंडोमेट्रियोसिस में 1500 से भी ऊपर चला जाए CA1 to 5, CA ओवरी में चला जाता है। सो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि इवन देन वी डोंट नो अबाउट द डायग्नोसिस येट, सो हम ड्यूरिंग सर्जरी उसकी फ्रोजन सेक्शन की भी अरेंजमेंट रखेंगे जब हम उसको उसकी सर्जरी स्टार्ट करेंगे, आइदर लैप्रोस्कोपिकली या उसकी ओपन सर्जरी से। अगर लैप्रोस्कोपिकली करेंगे तो हम उसका पहले वही, या ओपन से करें हम उसके पहले साइटिक फ्लूइड या उसका पेरिटोनियल वॉशिंग भी लेंगे, बेशक हमें एंडोमेट्रियोसिस का ज्यादा डायग्नोसिस हो फिर भी लेंगे, फ्रोजन सेक्शन अरेंज रखेंगे, and then you will see if it is really endometriosis, do the surgery as required in endometriosis plus some fertility, or if it is CA तो हम accordingly proceed करेंगे। तीसरी चीज रहेगी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि आप उसका टेस्ट करा लोगे, अगर उसको साइटिस नहीं है फिर भी आप उसके वो IGRA जो इम्यूनो एसे वाला टेस्ट है वो भी करा लोगे, मोंटोस टेस्ट भी करा लोगे। इसमें कहते हैं कि वो जो स्वैब लेते हैं थ्रोट से वो वाला भी, ओरोफेरिंक्स वाला AFB के लिए वो भी करा लोगे साथ, तो या और चेस्ट एक्सरे भी करा लोगे। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल करा के लेप्रोस्कोपिकली लेकिन अगर तो पॉजिटिव आ गया ट्यूबरक्लोसिस, देयर इज नो नीड टू टेक हर टू ऑपरेशन थिएटर एट ऑल, फिर वो मेडिकल वार्ड में जाएगी या वो मेडिसिन की फ्री पेशेंट बन जाएगी, पहले वहां से ट्रीटमेंट करा के आएगी, फिर विल सी इफ शी रियली नीड्स टू गेट एनी गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर उसका पहले TB का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सो इस तरीके से हमने चलना है प्री मेनोपॉजल में, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एक एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस ऐड हो जाता है। PID का मैंने आपको बता दिया किस वक्त आपने DD में PID को लेके आना है। PID विद अ पेल्विक मास मींस
tubovarian abscess, and we all know, we all have seen in our training as well, कहीं हमने के हर एक दो केसेस तो देखे होते हैं, से कहीं ज्यादा ही शायद देखे होते हैं, पास निकलता हुआ मरीज, और वो दूर से पहचाना जाता है कि वो कौन सा मरीज है, और उसकी हिस्ट्री में फीवर से लेके pelvic पेन से लेके एंड द टेंडरनेस शी हैज ऑन pelvic एग्जामिनेशन, वी नो दैट, जितनी हॉट उसकी स्किन हुई होती है स्पेशली मास के ऊपर, तो वो सारा भी आइडिया। तो पीआईडी उसके अंदर बोलना है, हर मरीज में पीआईडी नहीं बोलना। और तो ये क्विकली जल्दी, अच्छा चलो मैनेजमेंट जल्दी से बोलते हैं आप। Ma'am, first of all, I will complete my missing investigation. Especially, I will do मैनेजमेंट बोला the काउंसलिंग से। Okay. I will do the counseling of the patient and the attendants with very empathetic approach, and will counsel them that my aim of treatment is to improve the quality of life, and to make the to make the patient asymptomatic as possible. And I will discuss about the diagnosis that according to the history examination and investigations, it seems to be a malignancy, because the risk malignancy index is 10,800, and when it is more than 200, there are more than 75% chances of malignancy. And I will discuss with the attendant and patient that we can treat it by two options. The first is we do the surgery, that is staging the nephrectomy, and secondly it can be treated with chemotherapy. And because my patient is in a good state, and we can do the surgery, and after surgery there will be a good response of chemotherapy. For that purpose, I will involve the multidisciplinary team and the tumor board, and also will and also admit my patient, and I will do the all preparations. I will build up her hemoglobin up to 11 gram per deciliter. I will do cross matches of blood. I will take anesthesia fitness, and I will confirm and do the staging laparotomy. And before the operation, I will confirm that the right patient with the right file and will all the do the gut preparation. In the morning list, after aseptic meals, I will do the staging laparotomy, and after by infraumbilical midline incision, I will take the washings. If ascitic fluid is present, if not present, then I will give the normal saline 100 cc in the paracolic gutter and aspire it. After that, I will confirm my findings and look for the cyst, its appearance, its involvement of the surrounding structures, and also look for the contralateral ovary, and will do the total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. I also will do the infracolic omentectomy. I will palpate the undersurface of the liver and diaphragm, and also look for any mets if present, and then I will do meticulous surgery, and I will stir the hemostasis, and after that I will close the abdomen in reverse order, and will send the biopsies of the ascitic fluid and the multiple peritoneal biopsies, and further because already explained to the patients and attendant that further confirmed diagnosis will be done upon the histopathology report, and further treatment also will be dependent upon the histopathology report. And after that, I will shift the patient to the high dependency unit. I will do her vitals monitoring at least 4 times a day. I will keep her catheterized till I keep her catheterized, encourage early mobilization, and also will make her pain free, and also Very good. will बिल्कुल ठीक है. So I think this way you will cover all the steps. ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें तरीके से सॉरी मैं म्यूट करी आप सबको. एक तरीके से जब आप बोलते जाओगे ना, इवन इफ यू मिस अ वेरी फ्यू थिंग्स, जैसे कि जब मैंने भी बताया मे बी कुछ चीजें मिस भी हो रही थी, क्योंकि हर कोई इंसान है, शायद जो एग्जामिनर जब आप सुन रहे हो तो बहुत सारी चीजें तब आप पिक कर रहे होते हो जब आप बोल रहे हो तो, लेकिन जब एक सीक्वेंस में आप बता रहे होते हो ना, तो आपके बताने का तरीका, एग्जाम इज मोर अबाउट हाउ यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, हाउ यू आर टेलिंग देम. आपदा ने बड़ा अच्छा क्लियरली माशाल्लाह सारा बताया. इट इज वेरी गुड.
अगर आप वही सर्जरी में भी आप अच्छा देखो, दो चीजें जरूर ऐड कर लो कि नॉट डूइंग द सर्जरी अलोन, यू नीड एन ऑन्कोलॉजिकल सर्जन विद यू, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको साथ चाहिए, जो कि लिम्फ नोड्स देखेगा, जो क्या स्प्रेड ऑफ द डिजीज साथ देखेगा, because this CA-125 is so high, a simple gynecologist definitely cannot do the whole surgery, so you need an oncological surgeon with you. Number two, what exactly you are going to do in the surgery भी important है, लेकिन what is the purpose of the surgery? Purpose of the surgery itself is not the ultimate treatment for the patient. ये आपने शुरू में काउंसलिंग में बताना है. दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे. सर्जरी ना आप परफॉर्म करके दिखा रहे हो, ना कोई आपसे परफॉर्म करा रहे. परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी इज नॉट द पासिंग क्राइटेरिया इन द एग्जाम. इट इज व्हाट यू नो एग्जैक्टली कि आप क्या पर्पस से करने जा रहे हो, आपने मरीज को अप्रोच क्या करना है. एक एक स्टेप तो अच्छी बात है, बिल्कुल बताओ, दिस वे यू विल पास इंशाल्लाह. बट जो ये एक मरीज और फाइब्रॉइड की सर्जरी जब आप करने जा रहे हो, उसमें भी तो आप यही प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप उसका HB11 से ज्यादा कर रहे हो, आप ब्लड अरेंजमेंट कर रहे हो, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करा रहे हो, सर्जरी में भी इंसिजन दे रहे हो या लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, फाइब्रॉइड निकाल रहे हो, बंद कर रहे हो, वापस आ रहे हो पोस्ट. बट उधर जब आप फाइब्रॉइड की सर्जरी करने जा रहे हो, वो आप किसी और मकसद से जा रहे हो. इधर जब आप जा रहे हो, दिस इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. Fibroid की surgery may be the ultimate treatment for the patient, but this surgery is not a treatment. This is the staging of the disease. This is the very first step towards treatment. तो आपने काउंसलिंग में ये बताना है, आपने सर्जरी का पर्पस बताना है कि my aim of the surgery is not only the clearance or to do hysterectomy, BSO, mentectomy and all that thing, या lymphadenectomy भी अगर करनी है आपने, या whatever under surface of diaphragm में जो भी कर रहे हो, but your purpose is to stage the disease also, क्योंकि अभी this is not the treatment. आपकी सर्जरी और फाइब्रॉइड की सर्जरी में यही तो फर्क है कि फाइब्रॉइड वाली सर्जरी में भी the ultimate treatment, but this is not the ultimate treatment for the patient. So आपने इन दोनों चीजों को डिफरेंट तरीके से बताना है. तो इस चीज को भी ऐड कर लो. बाकी तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइसली टोल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे सीक्वेंस तरीके से, कोई आई डोंट थिंक कुछ भी मिस किया आपने. और लेकिन देयर हैज टू बी डिफरेंस. मेलिग्नेंसी वाला केस और सिंपल बिनाइन वाले में यही तो फर्क आप लेके जा रहे हो. और दूसरी चीज ये कि फिर ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिवली एंड देन कीमो आप उसका कर दोगे. ठीक है, सो दिस वाज गुड. जो प्री मेनोपॉजल है उसके अंदर यही सारा मेलिग्नेंसी का इसी तरह से यंग पेशेंट के अंदर थोड़ा सा ये आ जाता है कि एक डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि अगर मैं आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले आपको बता दिया क्योंकि मुझे था कि टाइम कम ना रह जाए, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है अबाउट एंडोमेट्रियोसिस और CA या खैर ट्यूबरकुलोसिस का, तो मैंने बता दिया कि वो तो हमें कंफर्म डायग्नोसिस के बाद ही हम उसे OT में लेके जाएंगे. तो हम इन एनी केस अगर कॉम्प्लेक्स इसमें ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल भी आ रहे हैं तो भी हम उसको OT में ले जाके फ्रोजन सेक्शन अरेंज करेंगे, स्टेजिंग के तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड जो पीस टू ग्रॉस लॉक होगी. इफ यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ फ्रोजन सेक्शन तो आप कह सकते हो कि मैं फिर उस वक्त सिर्फ बायोप्सी ले लूंगी या एक साइड रिफ्रैक्टमी कर दूंगी, पेशेंट बंद करूंगी. शी कैन ऑलवेज बी टेकन बैक टू ऑपरेशन थिएटर आफ्टर 10 days also, or after the histopathology report is there, because ultimate treatment of CA is definitely clearance. तो वो अकॉर्डिंगली आप डिस्कस, यानी कि वो फिर आप डिस्कस कर सकते हो. सो जो एडोलेसेंस वाले की तो बड़ी अच्छी गाइडलाइन है पूरी, वो तो आप एक नज़र जरूर मार लेना. मुझे लगता है कम चांस है बिकॉज बहुत रेयर बात है एडोलेसेंस के अंदर कोई इस तरह के सिस्ट का हो जाए, लेकिन अगर वो भी तो गाइडलाइन का जो फ्लो शीट है सिर्फ उस पर एक नज़र मार जाना कि आपको थोड़ा सा पता हो कि क्या है, क्योंकि ज़्यादा बात तो होती है प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल की. और बाकी जो मैंने कहा था कि मैसेस हैं जैसे फाइब्रॉइड है उससे रिलेटेड क्या बात करेंगे, लार्ज यूट्रस है वो सारा, तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. किसी ने कहा है कि वॉल्ट वाला करा दे, वॉल्ट का क्या पूछना चाहते हो? मैम मुझे बस ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि अगर प्री मेनोपॉजल में सिर्फ सिंपल सिस्ट हो जिसमें अल्ट्रासाउंड पे और ट्यूमर मार्कर्स कोई कुछ भी ना आए, तो क्या तब हम फ्रोजन सेक्शन को बोलेंगे अगर सिर्फ पेशेंट को सिम्टोमेटिक हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है शायद. सॉरी म्यूट हो गया. मैं कह रही हूँ कि सिंपल सिस्ट में नहीं बोलेंगे. सिंपल सिस्ट में आपको ट्यूमर मार्कर्स क्यों चाहिए? वो तो B रूल और M रूल इसीलिए बना हुआ है ना.
वो तो अगर एम रूल्स में जाएगा तो फिर आप ट्यूमर मार्कर्स मांगोगे, वरना हर एक में तो अगर ट्यूमर मार्कर्स मांगने बैठ गए तो फिर तो गए काम से। ठीक है, वॉल्ट में क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, वॉल्ट का किसी ने लिखा हुआ है कि वॉल्ट पे लैब्स को कराते हैं, क्या करना है वॉल्ट पे लैब्स को? पूरा केस करना है तो अगली दफा कर लेते हैं। डॉक्टर कश्यप है, अगली दफा 2-3 अच्छा ये जो एडोलेसेंस वाला है उसकी पूरी गाइडलाइन है बड़ी जबरदस्त, कि 3 to 5 सेंटीमीटर है तो क्या करना है, 7 सेंटीमीटर है तो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो क्या करना है, सिम्टोमेटिक है तो क्या करना है, एसिम्टोमेटिक है तो क्या करना है। इसका फ्लो शीट है, वो तो थ्योरेटिकल तरीके से कर लो, एक नजर मार लो उसके ऊपर। वॉल प्रोलैप्स का हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। वॉल प्रोलैप्स को तो इतना देखो, वॉल प्रोलैप्स पोस्ट हिस्टेक्टमी जो है उसमें एक चीज आपको जरूर आनी चाहिए, जो आई एम श्योर अगर वॉल प्रोलैप्स का केस होगा तो इस पे जरूर बात होगी कि ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी या वीएच आप क्या करोगे कि वॉल प्रोलैप्स ना, प्रिवेंशन ऑफ वॉल प्रोलैप्स पे जरूर सवाल होगा। फिर अगर वॉल प्रोलैप्स हो ही गया तो डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट वैसी ही है जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, जैसे कि हम यूवी प्रोलैप्स को लेके चलते हैं। उसके अंदर पैसरी का रोल भी गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आप पैसरी डेफिनेटली रखते हो और इट इज इफेक्टिव एज वेल। पैसरी उसी तरह आपको सारा वाइवा आना चाहिए, मैंने अपनी यूवी प्रोलैप्स की क्लास में पहले भी कहा हुआ है, आई थिंक यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस चल यूवी प्रोलैप्स पे होंगी कि पैसरी के ऊपर 1.5 सफ़े का एक वाइवा है, वो याद कर लो जल्दी से कि मटेरियल क्या है, साइजेस क्या है, इमीडिएट साइड इफेक्ट्स क्या है, लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स क्या है, फॉलो अप क्या है, दैट इज इट। ये 5 सवाल इसके बनते हैं। उसके बाद जो है सर्जरीज, तो वॉल प्रोलैप्स के अंदर सेक्रोकॉल्पोपेक्सी है, लेप्रोस्कोपिकली भी है, ओपन भी है, एंड देन सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। सक्सेस रेट पता होना चाहिए, डेफिनेटली सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इज मोर सक्सेसफुल, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन इज कंपैरेटिवली लेस सक्सेसफुल। However, sacrospinous fixation can even be done in spinal anesthesia, needs shorter anesthesia, needs lesser intervention. बट ये आप ज़्यादा ओल्डर पेशेंट्स में करते हो क्योंकि इसके अंदर वजाइनल सारी हैंडलिंग और फिर ना ब्लड लॉस नहीं होता बट डिस्पारोनिया वो सारा। बट अगेन सेक्रोकॉल्पोपेक्सी में सक्सेस रेट ज़्यादा है, एब्डोमिनली होता है, नीड्स मोर, इसमें भी ब्लड लॉस तो नहीं होता वैसे, लेकिन इट नीड्स अ लिटिल लॉन्गर एनेस्थीसिया कंपैरेटिवली, बट इट हैज गॉट बेटर सक्सेस रेट। सो ये हो गया पूरा। मैम जो सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन होती है उसके अंदर हम राइट साइड ऑफ आईलिड स्पाइन को एक्सपोज करके हाँ जी, और जो होता है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट उसको वॉल के साथ अटैच कर देते हैं, जो आजकल हम सिल्क यूज करते हैं। और जो सेक्रोकॉल्पोपेक्सी होती है उसके अंदर हम पोस्टीरियर जो एपिक्स होती है वॉल की उसको सैक्रम के ऊपर सिल्क के साथ अटैच कर देते हैं। जो मैश से, नॉट मैम सिल्क। सर कह रहे थे कि मैश की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो इस वजह से कर सकते हैं, मैश से करें, ठीक है। कौन से सर कह रहे थे? सर राशिद। देखो एक चीज जरूर आई थी 2-3 साल पहले, आरसीओजी में कोई एक आधा केस निकला था, फिर उनके कुछ मैगजीन्स में आया कि जी मैश से ये एक कोई केस की कॉम्प्लिकेशन हो गई ये वो, बट ये बहुत, इट इज डन विद मैश। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इन्वॉल्व्स मैश। जो आप करते हो ना सिल्क से ले जाके करते हो, आई डोंट नो, वो मैंने किसी किताब में ऐसे पढ़ा नहीं कि सेक्रोकॉल्पोपेक्सी हो सकता है, होता ऑब्वियसली सर ने बोला तो डेफिनेटली होता होगा, लेकिन आरसीओजी ने कुछ एक आधा साल तक वो मना हो गया सिर्फ इंग्लैंड में, बाकी वर्ल्ड में हो रहा था। अमेरिकन स्टिल सपोर्ट, उस टाइम पे भी अमेरिकन गाइडलाइंस और वो सब मैश को सपोर्ट करती रही जब यूके ने बैन किया। हमारे मुल्क में तो हमेशा से होता आ रहा है। सो मैश की कॉम्प्लिकेशन रेट जो रिकमेंडेड है, आई थिंक इट्स लेस, इट्स 0.1%, विच इज वेरी वेरी लेस। एंड उसके 1 साल के बाद यूके में दोबारा से शुरू हो गया, वो चीज फिर से स्टार्ट हुई हुई है। उसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं आई कि, क्योंकि वो तो फॉरन एक अपनी गाइडलाइन देते हैं, या एक चीज बैन हुई हो या मना की हो तो दे चेंज देयर गाइडलाइंस ऑल टुगेदर। कि वॉल प्रोलैप्स की गाइडलाइन में अभी भी सेक्रोकॉल्पोपेक्सी ही है व्हिच इन्वॉल्व्स द मैश, and I don't really know any procedure, surgical procedure of sacrocolpopexy which is done without a mesh. Mesh is a very important component of sacrocolpopexy. Or sacrocolpopexy is not just giving the support to the vault और उसको उठा के सिर्फ जाके sacrum में attach करना is not the purpose. उसके अंदर आप mesh पूरा रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस बनाते हो उस गट को साइड पे करके,
mesh को आप anterior और posterior और fundus उन सब के साथ attach करके and then you pull it with the mesh and bring it to the sacrum with the mesh. मतलब it's not like a vault is brought up to the sacrum, वो तो इतना बड़ा distance होता है 4-5 सेंटीमीटर का शायद, तो वो आप vault को pull देता है थोड़ा सा वो, और फिर आप उस mesh को sacrum पे attach करते हो. I don't think silk can do that. उसकी वजह यह है कि सिल्क टीयर ऑफ हो जाए. सिल्क कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द बोन ऑफ सेक्रम, बोन को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता. मुझे ये चीज सर्जिकली लॉजिकल इसलिए नहीं लग रही क्योंकि अगर आप वॉल्ट के ऊपर स्टिच लेके उसे सेक्रम पे जाकर कर रहे हो तो वो टीयर ऑफ हो जाएगा आइदर फ्रॉम द वॉल्ट और फ्रॉम द सेक्रम. यू नीड सम टिश्यू इन बिटवीन टू गिव द सपोर्ट. मे बी स्लिंग प्रोसीजर उसको कह सकते हैं, उसको सेक्रोकॉल्पोपेक्सी नहीं कह सकते. सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इज डन विद मेश, उसको फिर कोई स्लिंग प्रोसीजर शायद कह सकते हो. मैडम वो सर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई थी, वो तो डिफरेंट सर्जरीज डिस्कस हुई थी, तो सर ने ये कहा था कि आप मेश को जो है ना लीस्ट उस पे ले जाएं क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है. तो मतलब आप बट सेक्रोस्पाइनस के ऊपर ही है वो. सेक्रोस्पाइनस का जो सक्सेस रेट है और सेक्रोस्पाइनस से जो वजाइना की एक लेंथ और वो सारी चीजें जो कॉम्प्रोमाइज होती है, सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इज स्टिल अबव दैट. कोई गाइडलाइन नहीं आई, सो आप रेफरेंस नहीं दे सकते. सो किताबों में गाइडलाइंस में अभी तक सेक्रोकॉल्पोपेक्सी इज अबव सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन. सो आप मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल गो विद द गाइडलाइंस. और मैम जो सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन होती है वो सिर्फ एक साइड पे ही करते हैं ना, राइट साइड पे? हाँ, वो एक साइड पे करते हैं. और ये सारे जितने सपोर्टिव प्रोसीजर्स हैं उसमें उसके साथ यू डोंट नीड टू डू द एंटीरियर रिपेयर और पोस्टीरियर रिपेयर, क्योंकि वो कहते हैं कि जब वो चीज पुल हो गई तो वो नीचे से कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं होती फिर. ठीक है मैडम एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड नहीं है, वो इनफर्टिलिटी बार बार डिस्कस हो रही थी तो उसके बारे में पूछना था कि जो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में क्या क्लोमिफेन का कोई रोल है? और दूसरी ये बात है कि जो है बार बार ये IUI का नाम लिया जा रहा है, तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर मेल पार्टनर में जो है कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है और इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसमें मतलब क्या IUI प्रेफरेबल होगा या कि नेचुरल जो है प्रोसेस वो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सादिया, और गाइडलाइंस में भी ऐसे ही है कि जो अनएक्सप्लेन्ड है उसमें डायरेक्टली IVF है. Because IVF is not only diagnostic, is not only therapeutic for this couple, बल्कि वो diagnostic भी होता है. क्योंकि जब हम unexplained infertility कहते हैं, it's not actually really unexplained. वो असल में unexplained नहीं होता. We have not been able to reach the cause. Unexplained infertility means that definitely a cause is there, ना? If a couple is not able to conceive, but हम उस इन तक नहीं पहुंच सके, unexplained does not mean to which is explaining we are not able to actually reach that cause. उस कॉज को रीच करने के लिए देखो हमने क्या क्या कर लिया. हमने उसकी हार्मोनल प्रोफाइल करा लिया, हस्बैंड से एनालिसिस करा लिया, ट्यूबल पेटेंसी करा ली, हमने चाहे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर ली, हर चीज कर ली, हर चीज नॉर्मल है ये. लेकिन हमारे पास साइंटिफिकली अब कोई मेजर बचा नहीं, बिकॉज मे बी द साइंस हैज नॉट बीन एबल टू रीच टू दैट लेवल कि हाँ वो उसका डायग्नोसिस बना सके. तो इसलिए IVF क्यों कहते हैं? IVF इस कपल में इसलिए कहते हैं नंबर 1 पे कि IVF इज देन गोइंग टू बी डायग्नोस्टिक, बिकॉज हमने बाकी तो हर चीज रूल आउट कर ली, उसकी ओव्यूलेशन तक फॉलो कर ली, स्कैन्स पे हार्मोनली भी फॉलो कर ली और हर चीज ही नॉर्मल थी उसकी. तो जब IVF में एटलीस्ट वो अपने सामने लैब में जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे उसमें भी डायग्नोसिस, क्या पता उस लेवल पे कोई मसला हो. सो IVF इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक फॉर द पेशेंट. कि वो भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है ना, कि सीइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू, गेटिंग द बेटर स्पर्म एंड देन सीइंग एग्जैक्टली ओवम की क्वालिटी को देख के बेस्ट स्पर्म को लेके सामने फर्टिलाइज करके उसको देखते हुए फर्टिलाइज करा के मे बी वहां कोई कॉज, और अगर कई दफा IVF से भी अगर कंसीव नहीं हो रहा तो मे बी उससे भी आगे की कोई कॉज हो. So whenever we say it's unexplained, it's not actually unexplained. We are not able to reach the cause. It means that. So इसलिए IVF कहते हैं कि इस कपल में बेस्ट है. गाइडलाइन भी कहती है कि जी डायरेक्टली उन्हें IVF एडवाइस कर दो, ताकि बिकॉज IVF इज डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक फॉर देम. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में एक IVF is not an easy thing, is not easily available. एक कपल जो कि not very much affording, अगर वो affording है, aware है, you can definitely tell them कि आपके लिए IVF है अगला step.
बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस हमारी सारी, उसके अंदर हम उसे चीपेस्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे, सस्ता तरीन तरीका, एंड देन हम उसको अकॉर्डिंगली आकर लेके जाएंगे। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो तो सारा कुछ करके आए, अनएक्सप्लेन मीन्स के फिर उसी रास्ते से बार बार गुजारना। इससे पहली ऑफर बेशक आई है, फिर बट कंसिडरिंग देयर सर्कमस्टेंसेस हम उनको फिर कोई ना कोई चांस देते रहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई। थैंक यू। ठीक है, चलो गुड, सही। चलो फिर इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को मिलेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक केस हो या कुछ हो मुझे भेजना। इंशाल्लाह डॉक्टर नुदरत भी वो करा देंगी आप लोगों का रिसर्च वगैरह वाला टॉपिक्स ना, तो विल इंशाल्लाह मीट अगेन। और फिर फर्स्ट को फिर एग्जाम भी शुरू हो रहा है ना इंशाल्लाह। अपने रिजल्ट्स बताना। मेरा ख्याल है इस दफा उस दिन तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपको फिर एंड ऑफ द एग्जाम में ही बताएंगे, है ना, जैसे टॉक्स में होता था। जी पता मैम, चले लग तो ऐसे ही ऐसा, रहा है इस दफा, है ना। फर्स्ट कंपाइल हो गया फ्राइडे है है, ये। फ्राइडे से शुरू हो रहा है एग्जाम। यस मैम, है ना। फ्राइडे से। मैम फ्राइडे इंशाल्लाह, से स्टार्ट होगा। चलो अल्लाह करे इंशाल्लाह सारे पास हो जाओगे। ठीक है, मेहनत करते रहो और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। पैटर्न बदला है तो सबके लिए ही बदला है, इसलिए इस वजह से नहीं परेशान होना कि टाइम कम है या कुछ ऐसा है। जैसे भी कुरतुलैन कंफ्यूज हो गई थी, तो वो जो मसाइल हैं वो सबके साथ एक जैसे ही हैं, सारे कैंडिडेट्स के साथ। सो अपना जो है ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना किसी सूरत। मैम ये ना डॉक्टर डॉक्टर हाँ, फजल ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है चैट के अंदर कि लास्ट टाइम सीपीएससी में एक क्वेश्चन था कि पेशेंट की आपने ब्लैडर रिपेयर किया और आप पेशेंट एन्यूरिक है तो आप क्या करेंगे। तो मैम उसकी तो फिर हो सकता है आपने यूरेटर कर दियो, मतलब कैसे उसको सिस्टोस्कोपी क्या करेंगे। देखो ब्लैडर रिपेयर की है और एंजियोग्राम है, उसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें। ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि सबसे पहले तो आप यही करो ना कि आई वुड लाइक टू सी कि जो कैथेटराइज हुई हुई है वो कैथेटर उसका वो तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है। आई वुड लाइक टू चेंज हर कैथेटर। देन नंबर 2, आई वुड लाइक टू हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन में तो नहीं कहीं लीकेज हुई जा रही यूरिन की। देन उसके बाद कहीं फिस्टुला वाला बात आ जाती है कि कहीं विजाइना से तो नहीं आ रहा, उसकी बेड वेटिंग या उसको पैड प्रोवाइड करके देखेंगे कि इज शी रियली एन्यूरिक। और देन यू नीड टू गेट हर RFTs डन एज वेल। और उसके बाद आप उसके सारे स्कैन्स कराओगे विच इंक्लूड्स हर CT एज वेल टू सी द यूरिटेरिक स्टेटस। और मुझे एक एक्सरे सा होता था, उसको क्या कहते थे वैसे, वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। जो जो इंटरवेनस इंट्रावेनस यूरोग्राम, IVP। हाँ, इंट्रावेनस यूरोग्राम। वो भी आप करा सकते हो। अब उससे ज्यादा CT की इम्पोर्टेंस आ गई है, तो वो कराएंगे। एंड यू विल इन्वॉल्व यूरोलॉजिस्ट एज वेल। यूरिटेरिक उसको स्टिचिंग जो है वो बहुत रेयर है इन ब्लैडर रिपेयर, क्योंकि वो तो फिर ट्राइगोन के ऊपर अगर उसका हो ना, अगर फॉल्ट हुआ हो उसका, अगर टीयर ब्लैडर का आया है ट्राइगोन पे, तो फिर या तो बायलैटरली आपने यूरिटर्स को स्टिच कर दिया तो वो एन्यूरिक हो सकती है। तो आपने उसकी इमीडिएट कॉज देखनी है, कैथेटर देखना है, उसका कोई वेजाइनल लीकेज देखनी है, एब्डोमिनल लीकेज देखनी है, RFTs कराने हैं, किडनी स्टेटस देखना है, मेडिकल कॉज रूल आउट करनी है एनीमिया की। एंड यस डेफिनेटली इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स अगर तो खुद की है तो पता ही होगा कि एग्जैक्टली टीयर कहाँ है। अगर तो ट्राइगोन पे फिर तो चांस है यूरिटेरिक। सिस्टोस्कोपी का फैसला तो यूरोलॉजिस्ट करेगा, क्योंकि ब्लैडर रिपेयर के बाद सिस्टोस्कोपी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उधर आपने स्टिचिंग की हुई है, इधर नीचे से सिस्टोस्कोप डालना तो सही नहीं है। थैंक यू उसका मैम, फैसला वो थैंक यू सो करेगा। मच, थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को ऑप्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा दें, डायबिटीज, चलो ये भी हाइपरटेंशन और अच्छा, हीटिंग। गुड, ये अच्छा आइडिया। सारे छोटे छोटे ना हम फोकस करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गुड कश्यप, कर लेंगे, याद कराना इंशाल्लाह वही करेंगे। ठीक है, चलो गुड लक, तैयारी करो इंशाल्लाह सारे पास हो जाओ। अल्लाह हाफिज।